Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dinish and welcome back to Database Systems Lectures. आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं, डेटाबेस में किस तरह से वो दिखती हैं, उनका रिजल्ट किस तरह से हम देखेंगे निकलता है। बेसिकली आज का जो आपका लेक्चर है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी तक हम पढ़ते हैं कि डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस में टेबल्स होते हैं। लास्ट लेक्चर्स में आपने डेटाबेस से रिलेटेड और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आज हम देखेंगे कि वो जो डेटाबेस है उस पर हम डिफरेंट क्यूरीज लगाकर किस तरह से डाटा को अरेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी जो मैं एडिटर यूज़ कर रही हूँ वो ऑनलाइन एडिटर है। उसमें मैं आपको ये सारी एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स रन कर कर दिखाऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप भी इसको ऑनलाइन जाकर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। ये तो हम सबको पता है कि डेटाबेस में डाटा जो है वो टेबल्स या रिलेशंस की फॉर्म में सेव हुआ होता है। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले जो जानना बहुत ज़रूरी है। तीन किस्म के कॉन्सेप्ट्स मेरे पास यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सेकंड वन इज प्रोजेक्शन एंड द थर्ड वन इज ज्वाइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इनको हम वन बाय वन देखते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ये तो हम सबको पता है कि डाटा जो है वो डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में जमा होता है। तो ये जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये बेसिकली एक टेबल है जिसमें जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रोज हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये रोज हैं ऑफ टेबल। ठीक है, नीचे मेंशन भी है टेबल 1, इसकी भी हेडिंग में टेबल 1 है। ठीक है, तो टेबल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइनें नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं ये कॉलम है टेबल के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टेबल का कि टेबल हो जो है ये कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम, ये जो आपको ये एक इतना सा डिब्बा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ये सेल है। ठीक है, अब सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। आपके टेबल में जो नंबर ऑफ रोज होती हैं ये हॉरिजॉन्टल, इनको हम कहते हैं ये सिलेक्शन है। ये जो लाइनें, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, ये एरिया कलर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है इनको मैं कहती हूँ ये सिलेक्शन है। जब भी सिलेक्शन की बात आएगी तो इसके बैकएंड पे आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि ये सिलेक्शन ऑफ रोज है। ठीक है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टली डाटा सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये सिलेक्शन है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंने बात की नंबर ऑफ रोज की सिलेक्शन की, उसको मैं सिलेक्शन बोलती हूँ। ठीक है, जब मैं कॉलम्स को सिलेक्ट करती हूँ तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, लाइक दिस। ठीक है, फिर मेरे पास एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्वाइन। ये हम जब बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे बेसिक एसक्यूएल की स्टेटमेंट से फिर हम ज्वाइन को जाके देखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर बेसिक हमें समझ आ जाए तो ज्वाइन को समझना भी मुश्किल काम नहीं है। तो ज्वाइन का नाम से ही शो हो रहा है कि ये मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा इन शेप ऑफ वन टेबल। हमें तो वन टेबल ही नजर आ रहा होता है लेकिन बैक एंड पर डेटाबेस में उसने उन्हीं टेबल में से डाटा को सेलेक्ट किया होता है और फ्रंट एंड पे यूजर को लग रहा होता है कि ये एक अलग से टेबल बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि ये कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स इसके और कुछ नंबर ऑफ कॉलम इसके पकड़कर उनको ज्वाइन कर देता है। ठीक है, ज्वाइन हमेशा प्रोजेक्शन पे होती है, सिलेक्शन पे ज्वाइन नहीं होती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने छोटे छोटे याद रखने हैं। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड ज्वाइन। एक दफा रिवाइज कर देती हूँ कि सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ
रोज ऑफ अ टेबल। प्रोजेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स, एंटायर, यहाँ पे एंटायर कॉलम और एंटायर रोज की ही बात हो रही है, ठीक है। ज्वाइन में क्या होता है? डिफरेंट टेबल में से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को पकड़ते हैं और एक ही टेबल में फॉर्म उनको कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ये ज्वाइन है। बेसिक स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप इसको स्मॉल केस में भी लिख सकते हो, कैपिटल केस में भी लिख सकते हो, लेकिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इस तरह से कैपिटल में ही लिखें। ये जो आपकी एंगल ब्रैकेट में है डिस्टिंक्ट, ये आपका ऑप्शनल होता है। ये स्टैटिक शो करता है कि आपका ये जो टेबल है ये बेसिकली सिंटेक्स है। इसके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी हम देखते हैं, अभी इसको आपने एज अ सिंटेक्स ही जहन में याद रखना है। इसको पढ़ते किस तरह से हैं? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इज एन ऑप्शनल, सिलेक्ट स्टैटिक, या तो आप स्टैटिक करते हो, स्टैटिक का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि ये पीछे है, इस कॉलम का कोई नाम होगा, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का। जब आप स्टैटिक को करते हो यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम टेबल में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट होकर आ जाएंगे फ्रॉम टेबल। ये जो यहाँ पे टेबल उसने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके टेबल का नाम आएगा जो डेटाबेस में आपने रखा हुआ है, ठीक है। select identifies what columns and from identifies which column which table, ठीक है। दो कीवर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, एक सेलेक्ट और एक फ्रॉम। बाकी ये जो स्टैटिक है, या आप ये यूज करते हो, या इसमें कॉलम का जो नेम है वो यूज करते हो। और फ्रॉम का मतलब होता है कि जिस टेबल में से आपने ये नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट आइडेंटिफाइज व्हाट कॉलम्स एंड फ्रॉम आइडेंटिफाइज व्हिच कॉलम। ये कुछ रूल्स हैं जिसमें से फर्स्ट वाला तो हमने डिस्कस कर लिया है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर आप स्मॉल कैप्स में लिखते हो या लेटर्स में लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी ऑन वन और मोर लाइंस। जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल के स्टेटमेंट एक ही लाइन पे आए। जैसा कि मैंने आपको ये सिंटेक्स दिखाया, इसमें जो मेरी क्यूरी है ये 2 लाइन पे गई हुई है, ठीक है। तो गुड प्रैक्टिस क्या होती है? जब एक नया कीवर्ड आता है, आप उससे रिलेटेड जो क्यूरी होती है उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें याद रखनी है। देन है कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रीवेटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइंस। लेकिन आपने जब क्यूरी को वन लाइन से सेकंड लाइन में कन्वर्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपके कीवर्ड है लाइक सेलेक्ट और फ्रॉम, इसके हाफ स्पेलिंग आप एक लाइन में लिख दो, बाकी आप नेक्स्ट लाइन में लिख दो, जिस तरह के आप कॉमन इंग्लिश राइटिंग में कर रहे होते हो। तो इस तरह से नहीं है, ठीक है। रूल है कि आप अपनी एसक्यूएल के स्टेटमेंट को स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन ये रूल नहीं है कि आपने जो वो कीवर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर देना है। इसी तरह से है, क्लोजेस आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइंस। जो मैंने आपको भी बताया कि जब भी आप, ये आपकी एक क्लोज है बेसिकली, सेलेक्ट से लेके कॉलम तक, ये सेलेक्ट से लेके यहाँ तक और फ्रॉम से लेके यहाँ तक, ये 2 क्लोजेस हैं, ठीक है। तो हमारी गुड प्रैक्टिस यही होती है कि हम हर क्लॉज को सेपरेट लाइन में लिखें। टैब्स एंड इंटेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी। ये जो आप दरमियान में स्पेसिंग यूज करोगे, ये फ्रॉम और टेबल के दरमियान में इतनी ज्यादा स्पेसिंग है, ये रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब है मेरे पास सबसे पहली क्यूरी। ये एसक्यूएल, ये एडिटर की स्टेटमेंट आपको नजर आएगी इतनी सी। हमारी जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, सिलेक्ट स्टैटिक। सिलेक्ट उसी तरह से कीवर्ड है जो कि क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को सिलेक्ट करेगा। और ये जो 2 शो कर रहा है यहाँ पे, ये लाइन नंबर है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। अब हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम कॉलम सिलेक्ट कर लो। फ्रॉम क्या हमें बताएगा, किस टेबल से, जो आपका टेबल है उसका नाम है डिपार्टमेंट। तो जब मैं ये स्टेटमेंट रन करूंगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, DEPT,
ये शॉर्ट फॉर्म है डिपार्टमेंट की, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो आपका ये जो डेप्थ का टेबल है उसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम जिसको डी नेम से शो किया गया है, एलओसी लोकेशन, ठीक है। तो ये सारे कॉलम जो हैं ये इस क्यूरी के अगेंस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है जितने भी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम है सारे का सारा बेसिकली टेबल हो जाएगा। देन मैं स्टैटिक की जगह पे जिन जिन नंबर ऑफ जिस जिस कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ वो वाले भी सिलेक्ट कर सकती हूँ उनका नाम देकर। ये आपने देखा टेबल में कि हर टेबल का नाम है, डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है, लोकेशन है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इसका बस डी नेम और लोकेशन या डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे एस्टेरिक की जगह पर इनके नाम मेंशन करना पड़ेंगे सेपरेटेड विद कोमा, लाइक दिस। यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन सेलेक्ट की है फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो ये शो हो गया। ओके, अब आपने यहाँ पे गौर किया होगा पूरे का पूरा कॉलम जो है वो मेरे पास डिस्प्ले में आ रहा है। फिर मेरे पास कॉलम हेडिंग डिफॉल्ट्स हैं। डिफॉल्ट जस्टिफिकेशन इसकी क्या है, आपकी जो कॉलम हेडिंग है बाय डिफॉल्ट उसमें डेट और करेक्टर डेटा जो आपका है उसकी लेफ्ट हैंड पे जस्टिफिकेशन होता है डेटा आपके सेल में, और जो आपका न्यूमेरिक डाटा है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। और जो हेडिंग का डिस्प्ले है वो अपर केस में होता है बाय डिफॉल्ट। आपकी मर्जी है, अगर आप उसको लोअर केस में करोगे तो लोअर केस में शो होगा, लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिस्प्ले मोड को यूज़ करोगे तो आपके कॉलम जो है उनकी हेडिंग्स वो आपको अपर केस में शो होंगी जैसा कि ये है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिपार्टमेंट नंबर और एलओसी लोकेशन जो है ये कैपिटल वर्ड्स में है, और यहाँ पे जब हमने सेलेक्ट किया था तो हमने स्मॉल केस में लिया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में हमने एक बात की थी, ये जो क्यूरीज हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होती। देन आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, हम उन पे ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करके नंबर्स पे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स आपने पढ़ी थी, उसी तरह की डेटा टाइप्स आपके डेटाबेस में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस का, परफॉर्म करके आपको दिखाया है। इसने क्या किया है, इसने एम्प्लॉय का एक टेबल है उसमें से एम्प्लॉय नेम्स, उनकी सैलरीज और उनका एक नया कॉलम सैलरी में प्लस 300, जो उनकी ओरिजिनल सैलरीज हैं उनमें 300 का इंक्रीमेंट करके इनको सिलेक्ट किया है। अब मैंने जितने नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट किए हैं मुझे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ई नेम एक ये सिलेक्ट किया है, इनकी सैलरीज और इनकी सैलरी में 300 का इंक्रीमेंट, तो ये मेरे पास 1 2 3 ये मेरे पास क्या आ गई, 3 कॉलम्स आ गए और उनका सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप जिस कॉलम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओगे उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वही इस कॉलम की हेडिंग बन जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये इसका डिफॉल्ट मोड है। यहाँ आपका एंड पे नजर आ रहा होगा 14 रोज सिलेक्टेड, तो डिस्प्ले में जितना डिस्प्ले अवेलेबल हो उतनी एंट्रीज नजर आ जाती हैं कॉलम्स की, बाकी जो है वो नहीं हमें दिखती, इस तरह से आ जाती हैं 14 रोज सिलेक्टेड। डिस्प्ले मोड चेंज करेंगे तो हमें वो भी नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास नया कॉलम जनरेट हो गया, सैलरी में 300 का मैंने इंक्रीमेंट किया है। तो इसी तरह से मैं मल्टीपल ऑपरेशंस भी लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जिस कॉलम पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो अरिथमेटिक ऑपरेशंस उनकी टाइप भी इंटीजर या नंबर टाइप होनी चाहिए, ठीक है। फिर ही उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, सेम डाटा टाइप पे ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है उसी तरह से जैसे आम मैथमेटिक्स में होती है, मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज़्यादा है यहाँ पर प्रायोरिटी, देन आपके पास
डिवीजन की है, देन प्लस की, देन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेक प्रायोरिटी ओवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रायोरिटी आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ गए हैं तो उनको हम किस मैनर में सॉल्व करेंगे, जिस मैनर में जो पहले लेफ्ट टू राइट अवेलेबल है उसी को ही हम सॉल्व करेंगे। Parentheses are used to force prioritized evaluation and to clarify statements, ठीक है। parentheses लगाकर हम जिनकी प्रायोरिटी कम है उनकी प्रायोरिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी parentheses होती हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ पे इसने क्या किया है, मल्टी फंक्शन लगाया है, मल्टीप्लिकेशन भी लगाया है और प्लस भी लगाया है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी। सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके मैथ्स के साथ है, ज़रा सिंटेक्स डिफरेंट है, नया है, इसलिए वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ, आपको मैं एंड पे एडिटर खोल के तो फिर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक नया कॉलम उसी तरह से जनरेट हुआ है, उनकी सैलरीज में 12 को मल्टीप्लाई करके 100 का एडिशन हुआ है। देन मैंने क्या किया है, ये पैरेंथेसिस लगाकर प्लस जो है इसकी एडिशन जो है इसकी प्रायोरिटी हाई की है, पहले मेरे पास सैलरी में 100 एडिशन होगी, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास डिफाइनिंग अ नल वैल्यू। नल वैल्यू का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा सेट बनाया जिसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये कमीशन की, एम्प्लॉय का नेम है, उसकी जॉब है, जो आपके सेल्समैन होते हैं उनको कमीशन मिलती है, ठीक है। लेकिन उनकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाद कमीशन उनको मिलती है इतने परसेंट या इतने परसेंट। तो स्टार्ट पे जो कमीशन का कॉलम होगा उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब आपने कोई नया सेलमैन हायर किया है तो उसकी कोई भी आपने वैल्यू नहीं सेट की होगी, उसको कोई भी पैसे नहीं दिए होंगे, तो आपकी जो कमीशन वाला कॉलम है उसमें स्टार्टिंग पे हमें डाटा नहीं पता है कितना आएगा, किस टाइप का आएगा, तो हम क्या करते हैं, कॉलम तो बना लेते हैं डेटाबेस में, लेकिन उसकी वैल्यूज को नल सेट कर देते हैं कि ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। A null is a value that is unavailable, unassigned, unknown और inapplicable, ठीक है। लेकिन a null is not the same as zero और a blank space, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है, आगे जब आप जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तब भी ये क्वेश्चन किया जाता है, a null is not the same as zero और a blank space, ठीक है। इस तरह से आपका कॉलम बन जाता है और उसमें वैल्यूज नल जो है वो सेट हो जाती है। आपका ऐसा कॉलम या ऐसा कॉलम जिसमें कुछ नल वैल्यूज हो तो वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या कैसे परफॉर्म करेगा। अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, प्लस माइनस एडिशन सब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा कॉलम जिसमें नल वैल्यूज होंगी तो उनका जनरेट नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक नई क्लॉज से आपको नजर आ रही होगी वेयर की, ये जो वेयर की क्लॉज है ये हम लगाते हैं अपने डेटा की जो सर्च है उसको मिनिमाइज करने के लिए। ये रोज पे लगता है, जो आपकी सिलेक्शन है ना वहाँ पे लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट ई नेम एंड 12 इंटू सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। यहाँ तक क्यूरी से आप वाकिफ हैं। नेक्स्ट मैंने एक और क्यूरी यूज की है, वेयर। वेयर क्या है, कीवर्ड है, ई नेम इज इक्वल्स टू किंग, ये सिंगल कोट में मैंने इसको किंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्यूरी का क्या मतलब है कि ये वाला ई नेम एम्प्लॉय का सिलेक्ट कर लो और ये एक नया कॉलम बनाओ। प्रीवियस केसेस में क्या हो रहा था, ये सारे का सारा डेटा आ रहा था, जितने भी एम्प्लॉय थे उनकी सैलरीज और ये। अब मैंने क्या करना है, बस किंग जो एम्प्लॉय है उसकी चेक करनी है, या
उसका डाटा सारा निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, किंग नेम की बेस पे उसकी सारी वैल्यूज निकाल दूंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी सिलेक्शन है। वेयर क्लोज जो है ये आपकी सिलेक्शन है। सिलेक्ट जो है ये आपकी प्रोजेक्शन है, क्योंकि ये कॉलम्स पे लगती है। अब मैंने क्या किया, एक ही बंदे का सारा डाटा क्या किया है इस क्लॉज के थ्रू, वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू किंग। ठीक है, तो उसका किंग नेम आ गया, ई नेम, और दूसरा कॉलम ये बन गया। लेकिन चूंकि आपका जो किंग है उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है, नल। ठीक है, तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसे कॉलम जिनकी वैल्यू नल सेट होती है उनके अरिथमेटिक ऑपरेशन की वैल्यू नहीं आती। अच्छा, अभी तक आप क्या देखते आ रहे हो कि यहाँ पे जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी कॉलम जो है वो उसी नाम से सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी मैं हेडिंग चेंज कर दूँ ताकि रीडेबिलिटी में मुझे क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इनके एलियासेस बना लेती हूँ। ठीक है, या आप, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने प्रोग्रामिंग में इसको रीड भी किया होगा कि आप क्या करते हो, एलियस बना लेते हो अपने जो वेरिएबल्स हैं उनके। रीनेम अ कॉलम हेडिंग, इसको एलियस कहते हैं, इज यूजफुल विद कैलकुलेशंस, इमीडिएटली फॉलो कॉलम नेम, ऑप्शनल एज कीवर्ड बिटवीन कॉलम नेम एंड एलियस। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये सिंटैक्स, ये इस लाइन का क्या मतलब है। रिक्वायर्स डबल quotation marks if it contains the space or special characters or is case sensitive। ठीक है, केस सेंसिटिव अगर आपने बनाना है तो आपने डबल कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं। देखते हैं हम किस तरह से है। अब मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम ओरिजिनल कॉलम है, एज कीवर्ड लगाया है, और उसका मैंने ये खुद से नेम रख दिया है, नेम। ठीक है, सैलरी है, उसको मैंने सैलरी से रिप्लेस कर दिया है। ये एज जो है ये आपका ऑप्शनल है। आपका दिल करता है आपको अगर एज लगा के आसानी है रीडेबिलिटी में तो आप एज यूज कर लो। अगर आपको ऐसे ही कंफर्टेबल हो कि जो कॉलम है उसका जो नेम रखना है उसके आगे डायरेक्ट उसका नेम लिख दो। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, आपका जो ई नेम है, प्रीवियस क्या आ रहा था, ई नेम, हेडिंग में ई नेम ही आ रहा था और ये सेम ऐसी हेडिंग आ रही थी। ठीक है, तो अब मैं इनका नाम चेंज कर रही हूँ, इनके एलियस बना रही हूँ। अब मैंने इसका एलियस बनाया था नेम, तो ई नेम ही आएगा, नेम आएगा। सेल को सैलरी मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो ये मेरे पास सैलरी आएगी। ठीक है, सिलेक्ट, अब मैंने क्या करना है, केस सेंसिटिव बनाना है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि कुछ मेरे लोअर केस आए, कुछ अपर केसेस आए अल्फाबेट्स के। ठीक है, तो वही कोटेशन मार्क्स यूज करूंगी। जिस वर्ड को, जिस लेटर को मैं कैपिटल करना चाह रही हूँ उसको कैपिटल कर दूंगी, बाकी सबको स्मॉल कर दूंगी। तो नेम का एन मैंने कैपिटल यहाँ किया है डबल कोटेशन मार्क्स में, यहाँ पे इसने एज नहीं यूज किया हुआ। सैलरी जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको रिप्लेस कर दिया है एनुअल सैलरी से। एनुअल सैलरी को भी डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने यूज किया हुआ है, जिसमें कैपिटल ए और सैलरी का एस जो है वो कैपिटल एस मैंने डाला हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा नेम और ये एनुअल सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो नेम है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो आपकी एनुअल सैलरी है ये हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से। देन है आपके कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेशन क्या होता है ये आपको पता है, अगर मैंने दो स्ट्रिंग्स आपस में मिलानी है तो वो मैं कंकैटिन, उसको कहती हूँ कि इसको मैं कंकैटिनेट कर रही हूँ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कंकैटिनेशन के ये दो बार होते हैं, स्ट्रेट बार, ये इसका सिंबल है। ठीक है, पाइप सिंबल भी इसको आप कह सकते हो, स्ट्रेट बार कह सकते हो।
concatenation columns or character strings to each, concatenates the columns or character strings to each column, is represented by two vertical bars like this, creates a resultant column that is a character expression. हम यूज करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ई नेम जो है उसके साथ कंकैटिनेट किया है जॉब एज, मैंने दो कॉलम को कंकैटिनेट किया है, ई नेम को और जॉब को, और इस ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा नया कॉलम उसको मैंने एम्प्लॉय से कंकैटिनेट एम्प्लॉय से रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, तो ई नेम और आपकी ये जो जॉब है ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगी और इसका जो नाम होगा ये एम्प्लॉयज होगा लाइक दिस. ठीक है, ये मैंने क्या किया है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर जब यूज किया है तो एम्प्लॉयज जो थे किंग, लाइक किंग, ये इसकी जॉब क्या थी, प्रेसिडेंट, तो किंग प्रेसिडेंट, ब्लैक मैनेजर, इस तरह से ये सारे जो नेम हैं ये इनकी जॉब्स के साथ कंकैटिनेट हो गए. ठीक है, ये तो था इसका बेसिक ऑपरेशन. फर्दर हम देखते हैं, अगर मैंने किंग और प्रेसिडेंट के दरमियान स्पेस डालनी है या किंग इज अ प्रेसिडेंट डालना है, पूरा सेंटेंस बनाना है, तो उसमें उसके लिए मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर को किस तरह से यूज करूंगी. उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड लिटरल करेक्टर स्ट्रिंग्स. अ लिटरल इज अ करेक्टर एक्सप्रेशन हो सकता है और नंबर इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट लिस्ट. डेट एंड करेक्टर लिटरल मस्ट वैल्यूज मस्ट बी इनक्लोज विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स. आपने सिंटेक्स जो है उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, सिंटेक्स में किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए. ईच करेक्टर स्ट्रिंग इज आउटपुट वंस फॉर ईच रो रिटर्न. अब यहाँ पे इसने क्या किया है, ये कंकैटिनेट किया हुआ है. ये चूंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंक को करवाना है रिप्लेस, ब्लैंक ऐड करनी है, तो मैंने क्या किया है, सिंगल कोटेशन मार्क्स में एक ब्लैंक स्पेस बार से स्पेस को ऐड कर दिया है. फिर मैंने इसको कंकैटिनेट किया है इज अ. ठीक है, देन स्पेस को अगेन कंकैटिनेट किया है जॉब के साथ. ठीक है, और उसको मैंने नाम दे दिया है एम्प्लॉय डिटेल्स. ठीक है, जब आप कंकैटिनेशन कर रहे होते हो तो फिर उसमें आप एज जो है इसको स्पेसिफाई कर देते हो ताकि जितनी भी आपने कंकैटिनेशन किया है जब आप एज पे आओ तो आपको पता चल जाए कि ये सारी कंकैटिनेशन को मैंने नाम क्या दे दिया है, ये कॉलम का. ठीक है, तो आपकी रीडेबिलिटी की आसानी के लिए ये सारा सिंटेक्स है जो ऑप्शनल है, वो आपकी आसानी के लिए, अगर आपको जिस तरह से भी उसको आसान लगता है. फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय डिटेल ये हेडिंग आ गई. ये मैंने तीन चीजें जो है इनको कंकैटिनेट किया है. तो मेरे पास अब ये पूरा एक सेंटेंस आ जाएगा, किंग स्पेस इज स्पेस अ स्पेस प्रेसिडेंट. तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे कंकैटिनेट की हैं. ठीक है, जॉब के साथ और एम्प्लॉय नेम के साथ. ये इंटायर टेबल पे ऑपरेशन आपका फिर परफॉर्म होता है. देन डुप्लीकेट रोज हैं, अगर आपके डुप्लीकेट रोज हैं, द डिफॉल्ट डिस्प्ले ऑफ क्यूरीज इज ऑल रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट रो. आपके पास डुप्लीकेशन भी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही डिपार्टमेंट के 10 बंदे हैं, तो उनके साथ ये डिपार्टमेंट नंबर जो है ये साथ ऐसे ही आता जाएगा. तो इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास डुप्लीकेशन है. सेम रो है. ठीक है, इसको मैंने अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है. किस तरह से करना है, कीवर्ड यूज होता है डिस्टिंक्ट का. ठीक है, जब ये कीवर्ड आप यूज करते हो तो फिर मेरे पास क्या होता है, जितनी भी उस कॉलम में रेपिटिशन हुई है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है. ठीक है, eliminates duplicate rows by using the distinct keyword in the select clause. ठीक है, select distinct, फिर उसी तरह से आपका सिंटेक्स है डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय. देन अगर आपने एक टेबल है उसका पूरा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आप बेसिकली क्या होता है, जब किसी कंपनी में जाते हो या आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका डेटाबेस तो पहले से रन हो रहा है, जब आपने जाना है उसका डेटाबेस चेक करना है तो आप क्या करते हो, उसको जानने के लिए उसके टेबल स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले डिस्कस करते हो. ठीक है, तो एक कीवर्ड यूज होता है डिस्क्राइब, या तो आप इसको एज अ
कंप्लीट स्पेलिंग लिख लो, या ये RADE ऑप्शनल है, DESC इतना भी लिख सकते हो, टेबल का नेम लिख दो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, उस जो टेबल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, उसके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनके डेटा की टाइप्स क्या है, जो वैल्यूज नल हैं वो भी शो हो जाएंगी, जिनकी वैल्यूज नल नहीं है वो भी शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्क्राइब का कीवर्ड लिखा है और डेप्थ लिख दिया। डेप्थ क्या है आपका, टेबल है जिसका नाम, डिपार्टमेंट का टेबल है जिसका नाम डेप्थ है। तो उसमें क्या है, मेरे पास 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, लोकेशन। अब जिसमें किसी की वैल्यू नल सेट है वहाँ पे ये एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी, जहाँ पे नॉट नल है नॉट नल आ जाएगी, उनकी डेटा टाइप्स आ जाएंगी। ये नंबर टाइप का है, इसकी लेंथ 2 है, और ये आपका डिपार्टमेंट नेम है, ये वारचार 2 है। करेक्टर टाइप डेटा जो है उसकी डेटाबेस में टाइप वारचार 2 होती है, और उसकी लेंथ हमने यहाँ पे सेट की हुई है 14। देन लोकेशन आ जाएगी, उसकी हमने लेंथ सेट की हुई है, ये जो आपको पैरेंथेसिस में शो हो रही है, नंबर शो हो रहा है, ये बेसिकली लेंथ बता रहा है कितने नंबर ऑफ करेक्टर आप इसमें डाटा सेव कर सकते हो। देन आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हुए हैं। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। आपने टेबल क्रिएट करने हैं, आप स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका क्लास, सेक्शन, मतलब आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने क्या करना है, उसका एक टेबल क्रिएट कर लेना है। क्यूरीज पीछे लिखी हुई हैं, ठीक है। और फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर उस पर ये सारी जो मैंने आपको प्रीवियस क्यूरीज बताई हैं वो सारी परफॉर्म करके देखनी है, ठीक है। आपने उसके जो ग्रेड्स हैं या मार्क्स हैं उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखना है, 2 3 कॉलम्स को कंकैटिनेट भी करके देखना है, टेबल को सिलेक्ट करके देखना है, डिस्टिंक्ट का लगा के कीवर्ड फिर चेक करना है वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का ये लेक्चर। अभी हम मूव करेंगे दूसरी विंडो की तरफ, जिसमें मैंने ऑनलाइन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये सब काम कर सकते हैं। एक वेबसाइट है W3 स्कूल, उसमें आप इस तरह से ऑनलाइन एडिटर खोलेंगे। ये डेटाबेस पहले से उसने मेरे पास टेबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कस्टमर्स का है, कैटेगरीज का है, एम्प्लॉयज़ का है, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, शिपर्स, सप्लायर्स। तो ये मेरे पास क्या है, टेबल नेम्स हैं, इनमें इतनी इतनी एंट्रीज हैं। ये मेरे पास एक डेटाबेस पहले से बना हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इस पर अपनी क्यूरीज लगा लगा के देखनी है। तो अभी मैंने क्या किया है, सेलेक्ट स्टैटिक किया है फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो मैं मुझे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये जो एम्प्लॉय है उसका सारा डाटा आ गया है। एम्प्लॉय का आईडी, उसका लास्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम, बर्थ डेट, फोटो, नोट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा डाटा जो है ये एम्प्लॉय का आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को फॉर एग्जांपल कंकैटिनेट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करना है, सेलेक्ट लास्ट नेम कंकैटिनेट कर देना है इसको फर्स्ट नेम के साथ, ठीक है। ये मैंने इसको क्या किया है, सेकंड लाइन में कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको एलियस दे देना है कंप्लीट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये मैं रन करती हूँ।
बेसिकली ये आपका एसक्यूएल सर्वर है, इसलिए यहाँ पे जो आपके पाइप सिंबल हैं वो नहीं काम कर रहे। यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है कनकैट के नाम से, ठीक है। आप इस तरह से ब्रैकेट्स डालते हो और उसमें जिन जिन कॉलम्स को आपने कनकैटिनेट करना है और विद दिस स्पेस, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया है एज एड्रेस फ्रॉम कस्टमर। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हैं, तो कस्टमर नेम में सारा कस्टमर नेम आ गया, एड्रेस में उसका एड्रेस स्पेस पोस्टल कोड स्पेस उसका ये सिटी आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बाकी सारी जो क्यूरीज हैं उसको W3 स्कूल पर जाके 1 बाय 1 सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी भी आपको यही एडवाइस है कि आप जाएं, प्रैक्टिस करें। बहुत आसान क्यूरीज हैं, बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। सिंटेक्स जो है ये एडिटर टू एडिटर चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी जो बेसिक्स हैं वो सेम रहती हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा।